28 अप्रैल 2003 शाम के लगभग 5:30 बजे जसवंतपुरा जिला अजमेर राजस्थान के थाने में एक अननोन कॉल आता है, जिसमें एक इंसान बहुत ही डरी हुई आवाज में कहता है कि बनास नदी के सूखे किनारे पर एक सिर मिला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, जब अनजान आदमी ने पुलिस को कॉल किया और उसने बताया कि नदी के पास एक सिर मिला है, अब जब पुलिस उस इंसान का नाम पूछने ही वाली थी तभी अचानक से कॉल कट गया। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसकी बताई हुई जगह पे वो पहुंच गए, यानी बनास नदी पे। जब पुलिस वाले नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी पूरी तरह से सूख चुकी थी, पर जब उन्होंने पिलर नंबर 11 की तरफ देखा तो वहां पर एक कटा हुआ सिर पड़ा था। जब उन्होंने सिर को करीब से देखने की कोशिश की तो पता चला कि सिर को बुरी तरह से जला दिया गया था, ताकि उसकी पहचान ना हो सके कि वो इंसान कौन है और पता ही ना चल सके कि वो कौन है। कुछ देर बाद गांव वालों को खबर मिली तो पूरा गांव उस जगह पे पहुंच गया। सभी की सांसें सूख चुकी थी और आंखों में डर था। अब इसके बाद पुलिस अधिकारी सुरेंद्र सिंह तुरंत अपनी टीम के साथ बनास नदी पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि पिलर नंबर 11 पर एक सिर पड़ा हुआ है। साथ ही एक जूट का बोरा, प्लास्टिक का बैग भी उस जगह से मिला जिस पर खून लगा हुआ था। लेकिन अब सवाल ये था कि उस कटे हुए सिर का बचा हुआ शरीर कहाँ। पुलिस उस पूरे शरीर की तलाश में चारों तरफ फैल गई। छानबीन करते करते पुलिस करीबन 2 किलोमीटर दूर पहुंच गई। तभी उन्हें पुलिस को एक फुल स्लीव टी शर्ट मिला जो कि खून में लथपथ था। इसके साथ ही उन्हें एक तकिया कवर, प्लास्टिक टेबल कवर और 2 प्लास्टिक बैग भी मिले। अब पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, लेकिन तभी अचानक से थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह को वायरलेस रेडियो पे एक खबर मिली कि कुएं में एक काले रंग का प्लास्टिक बैग तैर रहा है और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही। जिसके बाद पुलिस वालों ने गांव वालों की मदद से उस बैग को रस्सी में बांधकर लोहे के हुक में फंसाकर प्लास्टिक की थैली को बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने बैग को बाहर निकाला तो उन्होंने जो देखा, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब उन्होंने उस बैग को खोला तो देखा कि 2 चादर आपस में बंधे हुए हैं। और अब जब चादर को खोला गया तो उसमें एक इंसान की लाश मिली जो बुरी तरह से जल चुकी थी और जगह जगह पे जख्म के निशान थे, मगर उसका सिर गायब था। इतना ही नहीं, उसकी आंखें लाश से बाहर निकली हुई थी और उसके शरीर से तेज बदबू आ रही थी। उस लाश को देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और लोगों को उल्टियां होने लगी। अब पुलिस ने कटा हुआ सिर और बिना सिर का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि कटा हुआ सिर और बिना सिर का बॉडी अलग अलग इंसान का नहीं बल्कि एक ही इंसान का था। अब पुलिस को पता नहीं था कि वो सिर और बॉडी किसका है, इसलिए पहचान न होने के कारण पुलिस ने बॉडी का अंतिम संस्कार करा दिया। लेकिन लाश के पास जो मिले एविडेंस थे, पुलिस ने उसे फॉरेंसिक लैब में जमा करा दिया। अब पुलिस ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 2003 को, यानी घटना के 4 दिन बाद, लोकल अखबार वालों को बुलाया और इन्फॉर्मेशन दिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि लाश कहीं और मिली है और सिर कहीं और। पुलिस ने उन्हें एक और बात बताई कि जो जला हुआ सिर हमें मिला है उसकी बाईं आंख के नीचे एक स्टील का तार है, जिसे ये पता चलता है कि उसके चेहरे की सर्जरी हुई थी। अब आप इस बात को याद रखेंगे क्योंकि ये जो स्टील का तार है ये इस कहानी में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। दरअसल इन सब की शुरुआत किशनगंज से होती, जो एशिया का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट था। और इसी किशनगंज में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम भवानी शंकर शर्मा था। भवानी शंकर शर्मा एक मार्बल व्यापारी था और एक बड़ा बिजनेसमैन था, पर वो लंबे समय से गोडाउन नहीं आया था। उसकी जगह उसकी पत्नी निधि शर्मा गोडाउन आती थी। भवानी शंकर शर्मा अपनी पत्नी के साथ किशनगंज में माता पिता से दूर रहता था, दूसरे घर में, क्योंकि उसकी पत्नी निधि को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि भवानी शंकर अपने माता पिता से बहुत चिपका रहता था। और उसकी पत्नी अक्सर इस बात के लिए झगड़ती थी कि तुम अपने माता पिता से इतना चिपके क्यों रहते। जब भी वो अपने माता पिता से मिलने जाता तो उनके बीच में हमेशा इस बात को लेके झगड़ा होता था। निधि बोलती थी कि तुम अपने माता पिता को छोड़ क्यों नहीं देते। इन सब के बावजूद उनके घर में हमेशा छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होती ही रहती थी। इस तरह से समझो कि भवानी शंकर अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहा था, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी को काट रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी भवानी शंकर के जो माता पिता थे उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। यहाँ तक कि भवानी शंकर के माता पिता जब भी उसके साथ रहते या नहीं भी रहते तो भी वो उससे बहुत प्यार करते थे। 25 अप्रैल 2003, इस दिन भवानी शंकर अपने माता पिता से आखिरी बार मिलने आया था और घर वापस पहुंचने के बाद उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया कि हाँ, मैं घर पहुंच गया हूं।
लेकिन इस फ़ोन के बाद भवानी शंकर शर्मा ने अपने माता पिता को कभी फ़ोन नहीं किया। उसके पिता दुर्गा प्रसाद और माता बीना देवी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि उनका बेटा उनसे ना मिलने आ रहा है, ना उसने कभी फ़ोन किया। ऐसा आखिर क्या बात है? क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इतने दिनों तक कोई बातचीत नहीं हुई। पूछताछ करने पर दुर्गा प्रसाद को पता चला कि उनका बेटा काफ़ी दिनों से गोडाउन नहीं आया था। तो दुर्गा प्रसाद ने अपने बहू को फ़ोन लगाया और पूछा कि निधि, तुम ये बताओ कि दुर्गा प्रसाद है कहाँ? निधि ने फ़ोन उठाया और तुरंत जवाब दिया कि अगर आपको बहुत चिंता हो रही है अपने बेटे की, तो एक काम करिए, आप गोडाउन आके मिल लीजिए ना। लेकिन आप हमारे घर मत आना, क्योंकि मैं आपकी सेवा करने के लिए बैठी नहीं हूँ। अब ये सुनने के बाद दुर्गा प्रसाद अपने रिश्तेदारों से भवानी का पता लगाने के लिए कहता है। सभी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भवानी शंकर का कुछ पता नहीं चलता है। फिर एक दिन यानी 4 मई 2003 को सुबह-सुबह दुर्गा प्रसाद अखबार खोलते हैं और अखबार का पहला पन्ना पढ़ते ही उनके हाथ से चाय गिर जाती है। उनका हाथ कांपने लगा और पैर रुकने लगे। उन्हें बहुत बेचैनी महसूस होने लगी। लेकिन उन्होंने आखिर ऐसा अखबार में क्या पढ़ लिया था? देखिए, अखबार के पहले पन्ने में लिखा था कि पुलिस को जो जला हुआ लाश मिला है और कटा हुआ सिर मिला है, जिसके बाईं आंख के नीचे लोहे का तार लगा हुआ था, जबकि दाहिनी हाथ में एक धागा बंधा हुआ था। जैसे ही दुर्गा प्रसाद ने ये खबर पढ़ी तो उसे लगा कि शायद ये मेरे बेटे की लाश है, क्योंकि उसके बेटे भवानी के बाईं आंख के नीचे भी ऐसे ही स्टील का तार था। दरअसल जवानी में भवानी शंकर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद ये तार उसके शरीर में लगाया गया था। ये खबर पढ़ने के बाद दुर्गा प्रसाद अपने तीनों बेटों और दामाद और बहू निधि शर्मा को बुलाते हैं। दुर्गा प्रसाद ने बताया कि उन्होंने ये खबर पूरे परिवार के सदस्य को बताई है। फिर सभी लोग उनके घर पहुंच गए ताकि वो पुलिस स्टेशन जा सके। अब पूरा परिवार थाने में था। दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा भवानी शंकर पिछले 8 दिनों से लापता है। दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को अखबार में छपी खबर और स्टील के तार के बारे में भी बताया। जब उन्होंने लाश को देखने की मांग की तो पुलिस ने दुर्गा प्रसाद को बताया कि लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसके कारण हमने पूरे रीति रिवाज के साथ लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पिता दुर्गा प्रसाद बहुत परेशान थे कि वो कैसे पहचाने कि ये लाश उनके बेटे की है या नहीं। सभी रिश्तेदार ये सुनना चाहते थे कि ये लाश उनके लाडले भवानी की नहीं। वो दूसरी तरफ उसकी पत्नी निधि थाने में पूरी तरह से निश्चित खड़ी थी, जैसे उसे पता हो कि उसका पति कहाँ है। तभी थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हमने उस लाश का अंतिम संस्कार करा दिया, लेकिन उस लाश के पास से जो सबूत मिले, अगर आप वो चाहते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं। इन सब के बाद कुछ पुलिस वाले सबूत लेके आते और उनके सामने रख देते। उन्होंने देखा कि खून के धब्बे वाली एक टी-शर्ट, एक जूट का बैग और एक प्लास्टिक का बैग भी मिला है वहां से। अब निधि शर्मा को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि शायद सच में उसका पति उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसके हाथ पैर सन पड़ गए, वो जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा कि ये जो टी शर्ट और ये जो बैग मिला है भवानी शंकर का ही था। उस दिन वो उसे घर से बाहर पहन कर गया था और उस दिन वो उसे हाथ में लेकर आ रहा था। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने परिवार को पूरे ध्यान से देखना शुरू कर दिया। अब उन्हें पूरे परिवार पर शक था, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। और दूसरी तरफ दुर्गा प्रसाद ने कहा था कि हाँ, ये शायद मेरे बेटे की टी शर्ट हो सकती है। पुलिस ने कहा कि हाँ, ये भवानी शंकर की टी शर्ट हो भी सकती है या भी नहीं भी हो सकती। सिर्फ ये कह देने से कि बैग और टी शर्ट भवानी शंकर का था, ये उनका बेटा नहीं हो जाता। पुलिस को कुछ ठोस सबूत चाहिए थे। जिसके बाद भवानी के पिता दुर्गा प्रसाद ने कहा, हाँ, मेरे पास सबूत है। दुर्गा प्रसाद ने कहा कि जो स्टील का तार आपको मिला है वो मेरे बेटे के चेहरे पर उसी जगह पे है, क्योंकि मेरे बेटे का 11 साल पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके गले की हड्डी टूट गई थी। इसलिए उस पार्ट को माथे की हड्डी से जोड़ने के लिए वो अपने बेटे को श्री गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए थे, जहां डॉक्टर शिवशंकर शाह ने ऑपरेशन करके उन दोनों हड्डियों को उस स्टील के तार से जोड़ा था। लेकिन पुलिस वाले ये मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए दुर्गा प्रसाद ने डॉक्टरों का नंबर पुलिस वालों को दे दिया। जब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने डॉक्टरों को फ़ोन किया तो डॉक्टरों ने भी इस घटना के बारे में बताया कि हाँ, ऐसा हुआ था। डॉक्टरों ने ये भी कहा कि वो पूरे देश में इस तरह के स्टील के तार लगाने वाले एकमात्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक उन्हें पूरे राजस्थान में सिर्फ 3 लोगों को ऐसी सर्जरी की है और स्टील का तार लगाया है। डॉक्टरों ने
उन मरीजों की जानकारी भी साझा की। अब पुलिस वालों के लिए ये बहुत आसान हो गया था पता लगाना कि वो लाश किसकी है, भवानी शंकर की है या किसी और की है। पुलिस ने सभी मरीजों से बात की, भवानी शंकर को छोड़कर बाकी सभी जीवित थे और तब ये साफ हो गया कि पुलिस ने जो लाश जलाया था वो और किसी का नहीं बल्कि भवानी शंकर का था। लेकिन अब पुलिस को ये पता लगाना था कि भवानी शंकर को किसने मारा और क्यों मारा। इसीलिए पुलिस तुरंत इस जांच को शुरू कर देती है। पुलिस को भवानी शंकर की पत्नी पर शक गया क्योंकि पुलिस स्टेशन में वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। लेकिन पुलिस को ये भी लगा कि भवानी शंकर इतना लंबा और उसकी पत्नी निधि इतनी छोटी, वो कैसे मार सकती है। और पुलिस को ये भी लगा कि निधि शर्मा अपने पति को इतनी बेरहमी से तो नहीं मार सकती क्योंकि उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर पुलिस ने भवानी शंकर के परिवार वालों और निधि के परिवार वालों को सभी को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। सभी एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं और आरोप लगाने लगते, लेकिन एक बात सभी कह रहे थे कि निधि और भवानी शंकर के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे और उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। और पुलिस को ये भी पता चला कि अक्सर निधि शर्मा का भाई यानी भवानी शंकर का साला हमेशा उसे फ़ोन करके कहता था कि भवानी तुम मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। अब ये सुनने के बाद पुलिस सबसे पहले निधि शर्मा के भाई को उठाती है। मैं कैसे उठाने के बाद उसे कस्टडी में लेती है और पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार वो एक ही बात कहता था कि मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद पुलिस ने निधि के भाई को उसके सामने बैठाया और फिर उनसे पूछताछ करने की, जो भी कुछ जानते हो तो उगल दो, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। इसके बावजूद भी निधि का भाई कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने निधि के भाई को धुलाई करनी चालू कर दी और निधि भी वहीं बैठी हुई थी तो वो ये देखकर डर गई। जिसके बाद निधि ने कहा कि हाँ, मैंने अपने पति भवानी शंकर को मार डाला। जब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने उससे पूछा कि तुमने अपने पति को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, तो निधि ने इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह को जो कुछ भी बताया, वो जवाब जो भी था उसे सुनकर इंस्पेक्टर पूरी तरह से हैरान हो गया। निधि ने इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह से कहा कि हाँ, मैंने अपने पति भवानी शंकर की हत्या की है। जब पुलिस ने पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया और कैसे किया, तो निधि ने बताया कि उसे शक था कि उसका पति दूसरी औरतों से बात करता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाता है और वो अक्सर दिल्ली और मुंबई में नाइट क्लब में जाने के लिए फ़्लाइट बुक करता रहता था। उसे कई महिलाओं के साथ संबंध भी थे, मगर ये सिर्फ एक शक था, निधि के पास कोई सबूत नहीं था। निधि को एक और शक था कि भवानी शंकर अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसे लगता था कि शायद वो अपनी सारी संपत्ति और कारोबार अपने परिवार के लोगों को सौंप दे, ना कि मुझे। इसलिए निधि ने अपने पति भवानी शंकर को मारने का प्लान बनाया और एक कार ड्राइवर को इस प्लान में शामिल किया जो कि निधि का दोस्त था और उसका नाम था अशोक। अशोक पहले ये काम करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन निधि ने उसे लालच देकर मजबूर कर दिया। निधि ने अशोक से कहा कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारी जो कार की किस्ती चल रही है मैं उसे माफ़ करवा दूंगी, या फिर यूं कहो कि मैं उस कार की किस्ती भर दूंगी। इतना ही नहीं, निधि ने अशोक से 26 अप्रैल को 7 से 7:30 बजे के बीच अगले दिन पैसा देने का वादा भी किया। अब उस दिन शाम को निधि ने भवानी शंकर के जूस में नींद की गोलियां मिला दी, जिसे पीकर वो बेहोश हो गया। जिसके बाद अशोक उसके घर आया और अपने साथ एक कुल्हाड़ी ले आया और फिर अशोक ने बेहोश भवानी शंकर को लेटा दिया और उसके बाद एक के बाद एक 10 से 15 बार कुल्हाड़ी से हमला किया। लेकिन फिर भी भवानी शंकर मरा नहीं, वो अभी भी अधमरा कंडीशन में था, जिसे देखकर अशोक भवानी शंकर के सिर पर 5 से 6 बार और हमला कर देता है, जिसकी वजह से भवानी शंकर की गर्दन की हड्डी टूट जाती है। लेकिन अभी भी भवानी शंकर मरा नहीं था, उसके सिर की गर्दन की हड्डी जुड़ी हुई थी। जिसके बाद भवानी शंकर की पत्नी यानी निधि धीरे धीरे चाकू से उसके गर्दन को काट देती है। गर्दन कटने के बाद सिर को शरीर से अलग कर देती है, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया तो भवानी शंकर के शरीर से खून का फुहारा निकलने लगा। यह देखकर निधि स्टोर रूम भागी और एक 5 लीटर की बोतल ले आई। फिर निधि ने भवानी शंकर के खून की एक एक बूंद को बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया। बोतल खून से लगभग पूरी तरह से भर चुकी थी, लेकिन अभी भी निधि और अशोक को राहत नहीं मिली। अब ये दोनों भवानी शंकर के लाश को तहखाने में ले गए, जहां उन्होंने भवानी की लाश को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो लाश जली नहीं। जिसके बाद उन्होंने भवानी शंकर के सिर को छत पर ले गए। निधि ने गैस चालू किया और अपने पति के सिर को बर्नर पर रख दिया, जिसकी वजह से भवानी शंकर का सिर पूरी तरह से जलकर चूर चूर हो गया।
भवानी के सिर को बेरहमी से जलाने के बाद उन्होंने पूरी तरह यकीन हो गया कि अब कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा, उस सिर को कोई नहीं पहचान पाएगा। जिसके बाद उन्होंने भवानी के कपड़े उतारे और उन्होंने एक अलग बैग रख लिया। फिर उन्होंने सिर और कपड़े अपनी कार में रख लिए और जंगल की तरफ निकल गए। रात के करीबन 2 बज रहे होंगे। निधि और अशोक उसके लाश को लेकर इधर उधर भाग ही रहे थे। उनका प्लान ये था कि भवानी का सिर और बॉडी और बाकी सामान बनास नदी में फेंक दिया। लेकिन तभी अशोक ने एक पुलिस की गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा, जिसे देखकर वो काफ़ी डर गया। फिर जब उसने निधि को बताया कि हमारी तरफ एक पुलिस की गाड़ी आ रही, जिसे सुनने के बाद निधि की धड़कनें तेज हो गई। वो लोग वहीं से भागने लगे। जैसे ही वो लोग वहां से भागने लगे तभी उनकी नज़र अचानक से एक कुएं पे पड़ी, जिसके बाद उन्होंने लाश को प्लास्टिक बैग में भर कर कुएं में फेंक दिया और फिर उसने सिर और कपड़े थोड़ी थोड़ी दूर पर फेंक दिए। खून से भरे 5 लीटर के बोतल को हिंडा नाम की एक जगह पे जमीन के नीचे गाड़ दिया, जिसके बाद दोनों डर गए और वापस किशनगंज आ गए। इधर निधि ने सब ये बातें पुलिस को वो बता ही रही थी कि कैसे उसने और अशोक ने भवानी शंकर को मारा, और दूसरी तरफ भवानी शंकर के माता पिता उसकी बातें सुनकर रो रहे थे। ये सब के बाद पुलिस अशोक को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाती है और उसे पकड़ भी लेती है। अशोक के पास से जो पुलिस को कुल्हाड़ी मिली थी, जिससे उसने भवानी शंकर का धड़ अलग से किया था। पुलिस निधि और अशोक को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने लगती है और उनके मन में एक और सवाल था कि कहीं इस खूनी खेल में कोई और तो शामिल नहीं है। अब इस चीज की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस भवानी शंकर के घर जाती है। घर की तलाशी लेते वक्त पुलिस को जो डायरी मिलती है, जिसमें भवानी शंकर अपने दिन भर की दिनचर्या को लिखता था, उसके साथ क्या हुआ था वो सारी बातें उसमें लिखता था। उस डायरी को पढ़ने के बाद, उस डायरी को सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। पुलिस ने उस डायरी को जब चेक किया तो उन्हें पता चला कि निधि भवानी को एक बार नहीं कई बार मेंटली टॉर्चर करती थी। भवानी शंकर शर्मा को पता था कि उसकी पत्नी निधि उसे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसने रिश्ते को बनाए रखा। इसलिए शायद क्योंकि उसे पता था कि मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन अब ये जो डायरी मिली थी, डायरी के जो पन्ने थे, निधि के खिलाफ एक सबूत बन गए थे, जो कि कोर्ट में पेश किए जा सकते थे। जिसके बाद कोर्ट ने निधि और अशोक को उम्र कैद की सजा सुनाई। निधि ने पूरी कोशिश की थी कि सारे सबूत खत्म करने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि एक स्टील का तार उसे हुक की तरह जकड़ लेगा और यही तार की वजह से निधि और अशोक को उम्र कैद की सजा होगी।